हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। कंपटीशन की तैयारी भी आप बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बोला है कि 6, 7, 8, 9 और 10th सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल करके और उसको विश्लेषणात्मक रूप से उसको व्याख्या कर करके समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका आज से ही ऑल कंपटीशन तैयार करने का रिदम तैयार हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके ज़्यादा मित्रों तक पहुँचे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभान्वित हो। तो चलिए, आज हम लेकर के आए सामाजिक विज्ञान का 8वें वर्ग का हमारे अतीत पढ़ना है। प्रथम उसमें प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। एनएमएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एनएमएमएस ही नहीं, ऑल कंपटीशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इसको आप अपने माइंड मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा आपको समझाने का कि आप बढ़िया से समझ जाएं क्वेश्चंस को, ताकि आप कभी भूलाएं नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, दो चीज़ आता है इतिहासों में। हम अगर चले हम ब्रिटिश काल में, जब हमारे भारत में ब्रिटिश लोग आए, तो एक गवर्नर जनरल, एक वायसराय, ये दो शब्द आते हैं जिसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नर जनरल किसको कहा जाएगा और वायसराय किसको कहा जाएगा। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे और वायसराय कौन थे। देखिए, जब भारत में जब अंग्रेज लोग आए, तो आपको पता होगा, सभी लोग जानते भी हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की, वो भारत आई थी व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के लिए आई थी तो वो धीरे धीरे व्यापार के बहाने जो है अपनी सत्ता जमानी वो शुरू कर दी और वो कामयाब भी हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भारत आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भेजा गया भारत पर वो शासन करने के लिए, उसको गवर्नर जनरल कहा गया। क्लियर है। ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो भारत पर शासन करने के लिए जो प्रतिनिधित्व भेजा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको जिसको भेजा उसको गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन वायसराय किसको कहा गया, तो 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश क्राउन जो थे, तो वहाँ के जो ब्रिटिश जो क्राउन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर प्रतिनिधि भारत पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए नहीं होंगे। अब डायरेक्ट रूप में अब हम भेजेंगे। तो जो ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो होता था, उसको कहा गया वायसराय। आया क्लियर समझ में। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1857 के बाद में जो आए, 1857 के विद्रोह के बाद में जो आए, वो सभी के सभी कहे गए वायसराय। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आए, उनको कहा गया गवर्नर जनरल। क्लियर है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन में है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड वेलेस्ली और डी में लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसमें कौन थे। तो सबसे पहले जो आए थे वारेन हेस्टिंग्स आए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। और आपको ये भी पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा मतलब कि उनका लगाव बंगाल से था, इसलिए बंगाल के पहले गवर्नर भी बनाए गए और भारत के प्रथम भी गवर्नर के नाम से जाने गए, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है ना। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल लेते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी में लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी में सी राजगोपालाचार्य। तो चलिए, यहां पर भी हम समझेंगे। ये कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल,
तो भाई जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये क्या खेला है, ये क्या चीज है। तो स्वतंत्र भारत माने भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद, आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले वायसराय थे, क्लियर है ना, ये वायसराय थे। तो ये जो आपका यहां पर जो है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम, और पहला कौन थे। अब तो वायसराय, भारत जब आजाद हुआ तो भारत स्वतंत्र हो गया, तो अंग्रेजों के जो प्रभुत्व था उससे अलग हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंतिम जो वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन को ही ये वायसराय, अंतिम वायसराय को हटा करके जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उनको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आया समझ में, भारत जो स्वतंत्र हुआ था यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और सवाल ये भी होगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो प्रथम यहां नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए थे, ये सब सारे चीज हो गए। तो इनका मतलब कि अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ पर जो है कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कॉर्नवालिस या सी राजगोपालाचारी। तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आपको सी राजगोपालाचारी जो हैं ये आपका स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं ये कब तक रहे, तो ये रहे थे आपका 21 जून 1948 से लेकर के आपका 26 जनवरी 1950 तक, क्लियर है ना। 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। कंफ्यूज नहीं ना है, क्लियर है ना। तो इसमें कौन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। देखो बाबू ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय माने ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। जेम्स मिल किस देश का रहने वाला था, जेम्स मिल किस देश का रहने वाला था। तो जेम्स मिल किस देश का रहने वाला था, ए में इंग्लैंड, बी में स्कॉटलैंड, सी में हॉलैंड और डी में फ्रांस। ये मतलब कि किस देश का रहने वाला था, दिमाग लगाइए। ए आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड, जेम्स मिल स्कॉटलैंड। ये बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक भी थे, ये बहुत बढ़िया मतलब कि अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे कहाँ के, स्कॉटलैंड का थे, है ना। तो जेम्स मिल किस देश के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के। देखिए क्वेश्चंस को बुक्स में से निकालना बहुत मतलब कि कठिन होता है, बहुत कई बार उसको अध्ययन करने के बाद में सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इसलिए ध्यान से आप मतलब कि सारे ऑब्जेक्टिव को देखिएगा इसमें, और सारा इसका जो विश्लेषण किया जाता है उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। विश्लेषण से बहुत क्वेश्चन आपको निकल के आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा, किसका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा थे कोई जिनका ऐसा मानना था
कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो ए में लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड हार्डिंग और डी में जेम्स मिल। कौन था ऐसा? आंसर हो जाएगा आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल, जेम्स मिल ही जो थे, इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर अपना अधिकार बहुत जल्द कर लेना चाहिए ताकि पूरे देश को सभ्यता सिखाई जा सके। ऐसा इनका मानना था जेम्स मिल का। भारत को बहुत ही मतलब कि है दृष्टि से देखने वाले थे। भारत के लोगों को, भारत के संस्कृति को ये समझते थे कि हमारी संस्कृति से भारत की संस्कृति बहुत मतलब कि नीचे क्लास की है, तो ऐसे भारत के बारे में सोच रखते थे। तो इनका ही मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यही मानते थे कि हिंदुस्तान जो है आपस में ही लड़ते रहता है, हिंदुस्तान के लोग जो हैं आपस में इनको बैर भाव रहता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तमाम। तो इन्हीं सबों को देख करके इनको ऐसा लगा था कि बिना मतलब कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन था? जेम्स मिल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलेंगे। यह किसका सोच था कि दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है? किसका सोच था? वो सोचते थे कि दस्तावेज और पत्र जो है इसको संभाल करके रखना जरूरी है। मुगलों का, ए में, बी में पाल वंशीय राजाओं का, या सी में चोल वंशीय राजाओं का, या डी में अंग्रेजों का। तो सीधा सीधा जब अंग्रेज आए थे तो इनका ही मानना था कि आधिकारिक जो पत्र है, आधिकारिक जो दस्तावेज है, उसको सुरक्षित रखना होगा ताकि आगे आने वाले लोग भी इसका अध्ययन कर करके समझ सके, जान सके, लोगों को बता सके। तो ये किसका मत था ऐसा? अंग्रेजों का। इनका ही मानना था कि दस्तावेजों और पत्रों को संभाल करके रखना जरूरी है। ये इधर से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब आते हैं इधर। जेम्स मिल ने कहता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा था? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा था? ए में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बी में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सी में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, और डी में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध। तो जेम्स मिल ने ये भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, जो जिसको बाद में बहुत मतलब कि कन्फ्यूजिंग हुआ और लोगों ने इसके भर्त्सना भी की। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सरकारी दस्तावेजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सरकारी दस्तावेजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ए में समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, बी में लोगों की भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, सी में लोगों के दैनिक जीवन को समझने में मदद मिलती है, और डी में आधिकारिक दृष्टिकोण और अधिकारियों के फैसलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको हम पीछे भी यहाँ बताए थे आपको, दस्तावेज के बारे में, आप पत्रों के बारे में, कि संभाल कर रखना जरूरी है, उसी से जुड़ा हुआ है। सरकारी दस्तावेजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाइए कि अधिकारी ही जो होते थे ना, पत्र निकालते थे। दस्तावेज कौन बनाते थे? अधिकारी ही जो थे ना दस्तावेज बनाते थे। तो सीधा सीधा आधिकारिक दृष्टिकोण और अधिकारियों के फैसलों के बारे में जानकारी मिलती है। ये आंसर नंबर कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ऐसा किसका मानना था कि किसी देश पर ढंग से शासन करने के लिए, ठीक से जानने के लिए सर्वेक्षण एवं लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी है? ऐसा किसका मानना था? ए में मुगलों का, बी में बौद्धों का,
सी में पाल वंश के राजाओं का और डी में अंग्रेजों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि ये सारे इन लोगों का ही ये मत था। 2 क्वेश्चन अभी और हम लोग देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? देखिए, दस्तावेज शब्द कई बार आ गए हैं, तो आपको भी दिमाग में लग रहा हो कि दस्तावेज होता क्या चीज़ है। तो दस्तावेज के विषय में हम लोग समझ लेते हैं कि दस्तावेज क्या होता है। देखिए, दस्तावेज एक लिखित या मुद्रित जानकारी होता है, जिसको चित्र के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से वो बनाया जाता है। इनका उपयोग जो होता है कानूनी प्रमाणों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दस्तावेज क्या है? लिखित या मुद्रित जानकारी, सीधा सीधा लिखित या मुद्रित जानकारी, जिनका उपयोग जो होता है कभी भी कानूनी प्रमाणों को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, दस्तावेज कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका कागजी दस्तावेज की हम बात करें तो कागजी दस्तावेज में जैसा पासपोर्ट आपका है, कोई चीज़ का कार्य का अनुबंध है, ये सब क्या है? कागजी दस्तावेज है। एक आजकल जो होता है आधुनिक में डिजिटल दस्तावेज है, जिसको मतलब कि कंप्यूटर फाइल्स में हम चीज़ों को उसको हम संग्रहित कर करके रखते हैं। तो ये हो गया डिजिटल दस्तावेज हो गया। एक होता है कानूनी दस्तावेज होता है, जैसे कि वसीयतनामा बनता है या आप अदालती याचिकाएँ जो किए जाते हैं, ये सारे चीज़ ऐसे जो होते हैं ये सब कानूनी दस्तावेज हैं। तो आया समझ में? दस्तावेज क्या है? एक लिखित जानकारी है जिनका उपयोग हम कानूनी प्रमाणों को दर्ज करने के लिए हम करते हैं, जिसका उपयोग कभी भी किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है इन चीज़ों को, है ना। तो देखिए, कहता कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। ए में अभिलेखागार बनवा करके, बी में संग्रहालय बनवा करके, सी में लिखित रिकॉर्ड बनवा करके, या डी में सभी सत्य। देखिए, अंग्रेज जब आए तो पहले ही आपको बताएगा कि जेम्स मिल ने मतलब कि और अन्य अंग्रेजों को ऐसा लगा कि नहीं कोई भी काम करिए तो उसको लिखित जानकारी रखिए, इसका रिकॉर्ड रखिए, जो आज तक भारत में मतलब कि चल रहा है, रिकॉर्ड बना करके उसको रखा जाता है। कभी भी किसी चीज़ को जानकारी निकाल करके उसको दिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आखिर इसको रखेंगे कहाँ भाई, कहाँ रखेंगे? कोई अपना घर में रखेगा? नहीं। तो उन्होंने क्या बनवाया? अभिलेखागार बनवाया। यहाँ ये भी सही है। संग्रहालय बनवाया, ये भी सही है। आप कई मतलब कि बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिएगा संग्रहालय, वहाँ सब दस्तावेज रखा हुआ है। लिखित रिकॉर्ड बनवाया, कहा कि रिकॉर्ड बनवाइए, कोई भी चीज़ होता है ना जो ऐसा मामला, उसको लिखित रिकॉर्ड बनवा करके इसको रखा जाए। तो ये सब सही है, सभी सत्य है। अंग्रेजों ने सब काम किया दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर है? तो ये सब सही है। अब इसको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बाबू आपको पूछेगा कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका, 1 2 3 पॉइंट बन जाएगा। तीनों पॉइंट पर आप लिख दीजिए, आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है? ए में जेम्स मिल, बी में विलियम शेक्सपियर, सी में चार्ल्स डिकेंस, या जेन ऑस्टेन का। तो सीधा सीधा इसके पहले हम लोग देखे थे ना कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन काल खंडों में बांटा है, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ही इनको लिखा था। समझ गया ना। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है? जेम्स मिल का है। किसकी रचना है? जेम्स मिल का है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए आज हम इतना ही क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, आप वीडियो को दबा करके शेयर करते रहिए ताकि सबको इसका मतलब कि जानकारी मिले, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।